वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 12 पोंगल, जिसके अंदर हमने देखा था कि गोविंदम अपने एक मित्र जिसका नाम है वेदांत उसको पत्र लिख रहा होता है और वो पत्र लिखते समय उसके दादाजी उसके पास आते हैं और वो उसको बताते हैं कि तुम्हारी अम्मा तुम्हें किसी काम के लिए बुला रही है। तो काम फटाफट खत्म करने के बाद गोविंदम वहां से आता है और दादाजी को वो पत्र पढ़कर सुनाने के लिए कहता है। तो दादाजी वो पत्र पढ़ते हैं जिसके अंदर शुरुआत में अपने मित्र को पत्र लिखा गया है, तो इसलिए उसका शुरुआती जो उद्बोधन होता है वो ऐसे शुरू होता है कि प्रिय मित्र वेदांत, ऐसे करके वो पत्र लिखता है। और फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर अपनी और उसकी कुशलता के बारे में पूछा हुआ है और फिर ये पत्र वो क्यों लिख रहा है उसका रीजन उसी पैराग्राफ के अंदर बताया गया है कि लास्ट लेटर में तुम पोंगल फेस्टिवल के बारे में जानना चाहते थे, तो ये पत्र मैंने वही जानकारी देने के लिए लिखा है। फिर वो पोंगल फेस्टिवल के पोंगल त्योहार के बारे में बताना शुरू करता है कि पोंगल त्योहार वो कृषि से जुड़ा यानी खेती से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा त्योहार है। और यह त्योहार कब मनाया जाता है? जब धान की फसल रेडी हो जाती है, पकने की तैयारी हो जाती है, तो उसकी खुशी के अंदर यह त्योहार धामधूम से मनाया जाता है। जब उत्तर भारत के लोग मकर संक्रांति का फेस्टिवल मनाते हैं, तब दक्षिण भारत के लोग ये पोंगल फेस्टिवल मनाते हैं। यहाँ तक हमने देखा था, अब देखेंगे हम उससे आगे। पहले दिन बोगी मनाया जाता है। इस दिन सब सदस्य मिलकर घर की साफ सफाई कर घर को सजाते हैं। ये जो पोंगल नाम का त्योहार है, वो त्योहार मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये त्योहार सबसे बड़ा त्योहार है और ये लगातार 3 दिन तक मनाया जाने वाला त्योहार है। और पोंगल त्योहार 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहला पार्ट है बोगी। तो बोगी के दिन क्या करते हैं कि घर के सारे सदस्य, घर के जितने भी लोग हैं, वो सब साथ में मिलकर घर की साफ सफाई करते हैं और साफ सफाई करने के बाद घर को वो लोग सजाते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं। नए चावल के चूर्ण से कोलम बनाया जाता है, यानी जो फसल पक चुकी है उसके अंदर से जो नए चावल निकले हैं, पिछले साल के भरे हुए चावल नहीं, परंतु नई फसल के नए चावल, वो उसका चूर्ण बना के, यानी चूर्ण का अर्थ होता है चूरा बना के, उसका पाउडर बना के, यानी नए चावल का पाउडर बना के कोलम बनाया जाता है। ओके, कोलम नाम की एक रेसिपी है जिसको बनाया जाता है। सूर्य देवता की आकृति बनाते हैं। इस अवसर पर शर्कराई व्यंजन सूर्य देवता को समर्पित किया जाता है। और कोलम बनाने के बाद वो सूर्य देवता की आकृति बनाते हैं। ओके, आकृति बनाने के बाद इस अवसर पर शर्कराई व्यंजन, शर्कराई नाम का एक व्यंजन है, वो व्यंजन है वो सूर्य देवता को समर्पित किया जाता है। समर्पित का अर्थ होता है अर्पित किया हुआ। ओके, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑफरेड या फिर डेडिकेटेड। यानी ये जो शर्कराई नाम का व्यंजन बनता है, रेसिपी बनती है, वो रेसिपी सूर्य देवता को अर्पित की जाती है, उनको दी जाती है। अगले दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है। पहले दिन बोगी मनाया जाता है, उसके बाद दूसरे दिन मट्टू पोंगल नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है। अगले दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है, यानी पहले दिन बोगी मनाया जाता है और दूसरे दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है। सुबह सुबह स्नान करके गाय बैल आदि पशुओं का पूजन किया जाता है। मट्टू पोंगल के दिन क्या करते हैं, सब लोग सुबह सुबह जल्दी से स्नान कर लेते हैं और स्नान करने के बाद पशुओं का, यानी गाय बैल आदि पशुओं का पूजन किया जाता है, यानी पशुओं की पूजा की जाती है। खेतों में गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर फूलों से सजाते हैं। खेतों के अंदर क्या करते हैं, गोबर
यानी पशुओं का जो किया हुआ गोबर है, वो गोबर से वो लोग गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, गणेश जी की प्रतिमा बनाते हैं। और वो प्रतिमा को किससे सजाते हैं? फूलों से सजाते हैं। और वो मूर्ति को फूलों से सजाया जाता है और मिट्टी के पात्रों में नए चावल, दूध और शक्कर आदि से बने पोंगल का भोग गणेश जी को लगाया जाता है। ये मूर्ति बनाने के बाद मिट्टी के पात्र यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, वो मिट्टी के बर्तन के अंदर नए चावल यानी नए फसल के पके हुए चावल, दूध और शक्कर आदि से बने हुए पोंगल यानी ये दूध, शक्कर और चावल तीनों को मिक्स करके पोंगल का भोग गणेश जी को हम लोग यहाँ पे दूध, चावल और शक्कर मिक्स करके क्या बनाते हैं? खीर बनाते हैं। तो ऐसे ही खीर के जैसा बनता है पोंगल नाम की डिश। जो पोंगल नाम की डिश यानी उसका भोग गणेश जी को लगाया जाता है। जो गोबर से बनाई हुई है गणेश जी की प्रतिमा, उनको ये चावल, दूध और शक्कर से बना हुआ भोग लगाया जाता है यानी अर्पित किया जाता है। गाय, बैल आदि पालतू पशुओं को नहलाने धुलाने के बाद उन्हें हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर फूलों की मालाएं पहनाई जाती है। क्या बताया गया है कि जो पालतू पशु होते हैं, अपने घर के अंदर गाय बैल रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं? उनको पालतू पशुओं को नहलाते धुलाते हैं, उनको अच्छे से साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। उसके बाद उन्हें हल्दी और कुमकुम और हल्दी का क्या किया जाता है? उनके सिर के ऊपर तिलक किया जाता है उनको। और फिर उनको फूलों की मालाएं पहना दी जाती है। यानी उनके सिर के ऊपर तिलक किया जाता है और उनके गले में फूलों के हार, मालाएं पहनाते हैं। बैलों के सींगों को विविध रंगों से सजाया जाता है। जो बैल होते हैं, उनके सींगों को, उनके हॉर्न को क्या करते हैं? अलग अलग कलर से, अलग अलग रंगों से सजाते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं। फिर पालतू पशुओं को पोंगल खिलाया जाता है। उसके बाद बैलों को, गाय को सजाने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद उनको खिलाया जाता है। क्या खिलाया जाता है? पोंगल, जो किससे बनता है? दूध, चावल और शक्कर, उससे बना हुआ जो पोंगल है वो ऐसे पालतू पशुओं को खिलाया जाता है। कृषि उपकरणों की भी पूजा की जाती है। इस दिन कृषि उपकरण यानी खेती में इस्तेमाल होने वाले संसाधन की पूजा की जाती है, उसकी भी पूजा की जाती है। इस अवसर पर बैलगाड़ियों की दौड़ का आयोजन सबको आनंद और जोश से भर देता है। घर को सजा लिया, घर में खाना पका लिया, पालतू पशुओं की पूजा तो कर ली, पर इसके साथ साथ वहाँ पे एक कंपटीशन भी होता है, जो होता है बैलगाड़ियों का। बैलगाड़ियों की दौड़ का आयोजन किया जाता है, जिससे सबको बहुत आनंद मिलता है और सब में जोश भर जाता है। सब मिलकर भोजन करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। ये रेस का आनंद लेने के बाद सब लोग क्या करते हैं? साथ में मिलकर खाना खाते हैं, भोजन करते हैं और फिर घर के जो भी बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद, उनका पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार खुशी और उमंग का यह त्योहार संपन्न होता है। यानी शाम के खाने के बाद सब लोग एक दूसरे के बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं और खुशी से ये पूरा त्योहार, उमंग के साथ ये त्योहार पूरा होता है। आशा है कि अब तुम इस त्योहार के बारे में जान गए होंगे। यानी अभी वो पत्र का अंतिम चरण आ गया है और अंतिम चरण के अंदर लास्ट पैराग्राफ के अंदर ऐसा लिखते हैं कि जो भी मैंने ऊपर जो बताया, तो उससे तुम्हें ये त्योहार के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगले वर्ष पोंगल के अवसर पर अपने परिवार के साथ तमिलनाडु आकर इस पर्व की खुशियों में सम्मिलित होना। क्या बताता है? त्योहार के बारे में तो उसने जानकारी दे दी, पर साथ में वो ऐसा भी कहता है कि जब अगले साल ये त्योहार आए तो इस त्योहार के अंदर तुम अपने पूरे परिवार के साथ आना। कहाँ पे? तमिलनाडु आना
और हमारे साथ इस त्योहार की जो खुशियां है उसमें सम्मिलित होना, यानी उसमें हिस्सेदार बनना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। जैसे शुरुआत के अंदर हमने देखा था कि पत्र की शुरुआत होती है तो प्रिय या फिर आदरणीय करके पत्र का उद्बोधन होता है, वैसे ही अंतिम चरण के अंदर ऐसा लिखा जाता है कि अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, या फिर उसके छोटे भाई बहन है तो तुम्हारे छोटे भाई बहन को मेरा प्यार, ऐसा करके पत्र खत्म करते हैं। तो यहाँ पे उसके माता पिता को प्रणाम कहने की बात कही गई है। और फिर लास्ट में लिखा जाता है तुम्हारा मित्र गोविंदम, यानी जो पत्र लिख रहा है वो अपना नाम आखिर में लिखता है। फिर दादाजी कहते हैं शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा पत्र लिखा है। यानी ये पूरा पत्र कौन पढ़ रहा है? दादाजी ही पढ़ रहे हैं। तो दादाजी पूरा पत्र पढ़ने के बाद क्या कहते हैं? शाबाश बेटा, यानी वेरी गुड बेटे, तुमने बहुत ही अच्छा पत्र लिखा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरे चैप्टर की समझूती खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।